नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इधर नेपाल के रिहायशी इलाकों में जलजला लोगों के पैरों तले से जमीन छीन रहा था, तो उधर माउंट एवरेस्ट की बर्फीली वादियों में यही जलजला बर्फीला तूफान बनकर गुजर रहा था। लेकिन एवरेस्ट के बेस कैंप में जुटे कुछ पर्वतारोही न सिर्फ इस बर्फीले तूफान का मुकाबला कर रहे थे, बल्कि पूरी जांबाजी से इसे अपने कम कैमरे में कैद भी कर रहे थे। ये किसी बर्फीले तूफान की यकीनन अब तक की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। हिमालय, जिसकी गोद में पलता है नेपाल, और उसी हिमालय और नेपाल का ताज यानी माउंट एवरेस्ट, जिसे फतह करना आज भी किसी घमंड से कम नहीं है। मीलों सफेद चादर में लिपटा ये वो इलाका है जो हर आंखों को सुकून देता है। उसे हिमालय में मौत के आने से पहले की खामोशी है ये, बर्बादी से पहले सन्नाटे का एहसास है, तबाही से ठीक पहले का मंजर है ये। बस इन तस्वीरों को देखते जाइएगा, क्योंकि ये तस्वीरें एक भयानक तबाही के आने से ठीक पहले की है, और अब इसके बाद जो कुछ होगा सब आपकी आंखों के सामने होगा। 25 अप्रैल दोपहर का वही मनहूस वक्त। दुनिया भर के पर्वतारोही एवरेस्ट को छूने से पहले अलग अलग एवरेस्ट बेस कैंप में थे। उन्हीं में से एक बेस कैंप ये है। इस कैंप में 100 से ज्यादा लोग थे। कैंप में खास किस्म के टेंट लगे थे, दूर दूर तक झंडे लहरा रहे थे, मौसम भी ठीक ठाक था। इन्हीं टेंटों में से एक टेंट में जर्मन पर्वतारोही जोस्ट कोबुच भी मौजूद था। उसका कैमरा ऑन था और हिमालय की खूबसूरती को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। क्योंकि मौसम साफ था, लिहाजा बाकी लोग भी कैंप में इधर उधर टहल रहे थे। अब तक सब कुछ ठीक ठाक था। पर तभी अचानक 7.9 का तूफान काठमांडू और उसके आसपास की धरती को हिचकोले खाने के लिए मजबूर कर देता है। सैकड़ों हजारों इंसानों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सिर पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। आंसुओं की बारिश होती है। लाशों का सैलाब आता है। पर उधर काठमांडू से मीलों दूर ठीक उसी वक्त इस हिमालय की तस्वीर कुछ और ही दिखाती है। अचानक मौसम बदल जाता है और देखते ही देखते सामने से एक सफेद तूफान का गोला उठता है। गौर से देखिए, ऐसा लगता है मानो समंदर जमीन पर उतर आया हो। यह सफेद तूफान कुछ और नहीं, हिमालय की गुस्साई वो बर्फीली तूफान है जिसे धरती ने हिलाकर जगा दिया है। तेवर ऐसे हैं मानो जो भी रास्ते में आएगा उसे रौंदते हुए बस आगे बढ़ जाना है। पर हौसला देखिए, तूफान का रुख खुद जोस्ट कोबुच की तरफ है, लेकिन वो कैमरा नहीं छोड़ता। तूफान की रफ्तार इतनी तेज कि पल भर में वो बेस कैंप को उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। लोगों के पास जान बचाने के लिए बस टेंट की आड़ थी। वो उसी आड़ को अपना ढाल बना लेते हैं। बर्फ के गोले उड़ाता तूफान उनके ऊपर से निकल जाता है। अब बस कराहने की आवाज सुनाई दे रही है। बीच बीच में हिलते डुलते कैमरे में बर्फ बन चुके हाथ पैर नजर आते हैं। बर्फीला तूफान कैंप में मौजूद हर शख्स को अपनी तरह सफेद बना देता है।
इसी बीच शायद कोई उठना चाहता है, पर तभी उसे कोई रोकता है। रोकने की आवाज आती है। फिर कुछ ही पल बाद तूफान आगे बढ़ जाता है। अब जमीन पर बस बर्फ के टुकड़े और गड्ढे बचे थे। पल भर का ये तूफान कैंप के 20 लोगों को अपने साथ उड़ा कर ले गया था। बाद में उन सभी की बर्फ में लिपटी बस लाशें ही मिलती हैं। आज तक ब्यूरो। कुदरत के गुस्से की कीमत इंसान को इस कदर चुकानी पड़ेगी, यह किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन नेपाल में भूकंप के बाद अब पीछे कुछ बचा है तो वह है सिर्फ मलबा। न मालूम हंसते खेलते कितने ही इंसान अब भी इस मलबे में गुम हैं और उन्हें ढूंढने के लिए फिलहाल पूरा काठमांडू मलबे के किनारे खड़ा धड़कते दिलों से हर ईंट के हटने का इंतजार कर रहा है। कल तक आवाज आ रही थी? हाँ, कल तक शाम तक आ रहा था, सुबह तक। अभी तो वो हो गया, और कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। जिंदा तो नहीं होगा, मरा हुआ हो तो अपना बेटा बच्चा तो चाहिए हमको। मलबों के ढेर में तब्दील काठमांडू का एक मलबा ये भी है। वैसे 25 अप्रैल सवेरे 11:30 बजे तक यहाँ दुकानें हुआ करती थी और इन्हीं में से एक दुकान नीरज की थी। बीवी कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, लिहाजा 25 अप्रैल को नीरज अपनी बीवी को डॉक्टर के पास अस्पताल ले गया था। हम बाहर गया था, बीवी को लेके हॉस्पिटल में, बेटा बेटी को दुकान पे छोड़ के गया, वापस आ गया तो ऐसे हो। अब दुकान बंद करके जा नहीं सकता था, इसलिए अपने दोनों बच्चों बेटी और बेटे को दुकान में बिठाकर चला गया। इसके बाद जब वो अस्पताल से लौटा तो दुकान की जगह ये मलबा मिला और दोनों बच्चे गायब। पहले तो उसने बच्चों को इधर उधर तलाशा, पर फिर अचानक उसे मलबे के नीचे से अपने बच्चों की आवाज सुनाई दी। हाँ, कल तक शाम तक आ रहा था, सुबह तक। अभी तो वो हो गया, और कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। तसल्ली हुई कि चलो बच्चे जिंदा हैं, पर बच्चे बाहर कैसे आए? वो मलबे के बिल्कुल नीचे थे। दुकान ग्राउंड फ्लोर पर थी और बिल्डिंग 3 मंजिला। सीमेंट और कंक्रीट के बड़े बड़े पत्थर मलबे के नीचे का रास्ता रोके हुए थे। हाथ से मलबा हट नहीं सकता था। अब मलबे के नीचे तक कैसे पहुंचे, यही सवाल नीरज को और रुला और डरा रहा था। सबसे नीचे, और कैसे निकलेगा उसको, कैसे पहुंचेगा मालूम ही नहीं है। तबाही चारों तरफ थी, मलबे हर तरफ बिखरे थे और हर मलबे में कोई न कोई जिंदगी दबी पड़ी थी और हर जिंदगी बचानी जरूरी थी। लिहाजा इस मलबे के ढेर तक भी बचाव दल पहुंचा, मगर मलबे के तह तक पहुंचना दुश्वार था। लिहाजा जब बाकी कोशिशें नाकाम हो गई तो ड्रिल से सीमेंट कंक्रीट को काटने का सिलसिला शुरू हुआ ताकि रास्ता बनाकर नीचे तक उतरा जा सके। इस कोशिश में पूरा एक दिन निकल गया, पर माँ बाप लगातार उसी मलबे के मुंह पर बैठे रहे जिसमें से बच्चों की आवाज आ रही थी। बीमार माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था। कलेजे के दोनों टुकड़े सामने कब्र में जिंदा दफन हो रहे थे और वो बेबस थी। किसी तरह मातम और दुआओं के बीच रात गुजरी। सुबह बचाव का काम फिर शुरू हुआ, मगर अब अंदर से बच्चों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। कल तक शाम तक आ रहा था, सुबह तक। अभी तो वो हो गया, और कैसे निकलेगा ये हमको मालूम नहीं। हालांकि बचाव के काम में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब भी मलबे को साफ कर बच्चों तक पहुंचने की कोशिशें जारी है, मगर बच्चों की खामोश हो चुकी आवाज ने नीरज को डरा दिया है। जिंदा तो नहीं होगा, मरा हुआ हो तो अपना बेटा बच्चा तो चाहिए हमको, वो कोई नहीं।
ऊपर वाला करे कि नीरज का डर गलत हो, बच्चे सही सलामत बाहर निकल आए। हो सकता है वो बेहोश हो गए हों, इसलिए खामोश हो गए। आप भी दुआ कीजिएगा इस माँ के दोनों लाल जिंदा हों और जिंदा ही मलबे से बाहर आए। मनोज्ञा लोईवाल के साथ संजय शर्मा, काठमांडू, आज तक। फकत 1 मिनट के जलजले ने हिमालय की गोद में बसे नेपाल को कुछ इस कदर हिलाया कि पूरे मुल्क में मलबों के ढेर लग गए। हर मलबे के नीचे नामालूम कितनी ही जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गईं। अब हालत यह है कि जो जिंदा बच गए वो इन मलबों के पास खड़े होकर राहत और करिश्मे का इंतजार कर रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। लड़की भी नहीं है, मेरा 1 ही लड़का था। क्या करता था लड़का? कितने साल का? 22 साल का। मेरा बीवी और बच्चा यहीं पे अभी तक नहीं निकला। 3 रोज हो गया है। हम कल परसों भी बोला डोजर ले आने के लिए, आर्मी पुलिस को बोला, सबको बोला, रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, सब किया, तभी भी नहीं लाया। अभी तक 3 रोज हो गया, अभी तक यहीं है, लाश यहीं पड़ा हुआ है। हम लोग को भूकंप से इतना मतलब परेशान हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा। नेपाल से इस सदी का दूसरा सबसे खौफनाक जलजला तो गुजर गया, लेकिन जाते जाते अपने पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां छोड़ गया जिन्हें याद कर ये मुल्क सदियों तक सिसकता रहेगा। ये भक्तपुर की रहने वाली मंदिरा देवी है। मंदिरा बस इसी तरह पिछले 3 दिनों से इस जगह पर आती है और घंटों इस उम्मीद में बैठी रहती है कि शायद कोई करिश्मा हो और मलबे के नीचे दबा उसका इकलौता बेटा और बुजुर्ग माँ बाहर निकल आए। लेकिन सच्चाई यह है कि उम्मीद और नाउमीदी के बीच जी रही मंदिरा की आस हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर पड़ती जा रही है। हाँ, कोई भी नहीं है मेरा। लड़की भी नहीं है, मेरा 1 ही लड़का था। काठमांडू के इंदिरा चौक का मंजर भी कुछ अलग नहीं है। कहानी वही है, फर्क बस इतना है कि किरदार बदल गए हैं। वो मंदिरा थी और यहाँ गणेश गिरी है। गणेश भी मंदिरा की तरह 3 दिनों से अपने घर के मलबे के पास ही बैठे किसी करिश्मे का इंतजार कर रहा है। गणेश भी उस रोज दोपहर को किसी काम से बाहर गया था। धरती हिली तो बदहवास भागता हुआ घर लौटा, लेकिन तब तक घर मलबे में तब्दील हो चुका था। पत्नी और 5 महीने का बेटा उसी मलबे की जद में आ गए। भक्तपुर से मनोज्ञा लोईवाल और सुजीत कुमार झा के साथ संजय शर्मा, काठमांडू, आज तक। कहते हैं जब कोई कुदरती कहर करीब होता है तो जानवरों और परिंदों को सबसे पहले खबर मिलती है। नेपाल की ये तस्वीरें इसी बात की गवाह हैं। एक तस्वीर में ऐन भूकंप के वक्त काठमांडू का आसमान बेचैन परिंदों की परवास से पटा हुआ दिखता है, तो दूसरे में एक घर के बाहर मौजूद कुत्ते बदहवासी में भागते नजर आते हैं। बेशक इंसान पहले से जलजले का अंदाजा न लगा सकता हो, पर कहते हैं कि जानवर और परिंदों को इसका एहसास पहले ही हो जाता है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक काठमांडू के मशहूर दरबार स्क्वायर की तस्वीर है और दूसरी काठमांडू के ही एक घर की। पहले दरबार स्क्वायर की तस्वीर देखिए। यह ठीक उस वक्त की तस्वीर है जब जलजले ने काठमांडू की धरती को हिलाना शुरू किया था। पूरा दरबार स्क्वायर भूकंप की चपेट में था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी और ठीक उसी बीच पूरा आसमान मानो परिंदों से पट गया था। जैसे ही धरती हिली, सारे के सारे परिंदे बदहवास आसमान में इधर उधर उड़ने लगे। मंजर बेहद डरावना था। ये दूसरी तस्वीर काठमांडू के ही एक घर के बाहर की है। घर के बाहर की हर चीज पूरी तरह हिल रही है। दीवार, दरवाजे, गमले, यहाँ तक कि ऊपर से भी कई चीजें गिर रही हैं। पर तभी ठीक उसी वक्त कुछ कुत्ते नजर आते हैं जो बिल्कुल बदहवास हैं और बस भाग रहे हैं।
शायद धरती के हिलने का सबसे पहले और सबसे ज्यादा एहसास इन्हीं को हुआ था। सुजीत कुमार झा और कुमार अभिषेक के साथ आमिर हक, काठमांडू, आज तक।